थैंक यू योगेश जी। गवर्नर से मेरा सवाल ये है कि अभी हम लोगों ने चर्चा की इन्फ्लेशन की। अगर आप एनर्जी बास्केट को पूरा देखें तो क्रूड ऑयल 93 92 पे चल रहा है। अगर आप इंडियन बास्केट को देखें तो वो भी 88 89 से कम नहीं है। और गैस प्राइसेस देखिए आप तो वो भी बहुत ऊपर है। अप्रैल में अगला रिव्यू है जो हायर साइड में होगा। 90 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं है। आई डोंट नो द रीजंस। तो पूरा एनर्जी बास्केट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जो टोटल कमोडिटी प्राइसेस चाहे मेटल फेरस नॉन फेरस जो भी लीजिए वहाँ से भी है। तो क्या हम अंडरस्टिमेट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को? एक दूसरा जो ग्रोथ हमारी है वो बहुत इक्विटेबल नहीं दिख रही। कुछ पॉकेट्स में तो बहुत अच्छी ग्रोथ है लेकिन एसएमईज में छोटे सेक्टर्स में नहीं है। और दूसरा एक छोटा सवाल ये है कि जो डिजिटल रुपये की बात की गई है बजट में उस पर क्या प्लान्स? इसे देखिए, जैसे कि मैं बिगिनिंग में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिगिनिंग में जैसे मैंने कहा कि सारे सिनेरियोज आप जो कह रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस, जितने सिनेरियो पॉसिबल है डाउन साइड अप साइड में हमने कंसीडर किया है। और हमारे हिसाब से ये जो प्रोजेक्शंस है ये मतलब रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस है, क्योंकि एज ए सेंट्रल बैंक हमारा भी क्रेडिबिलिटी का इश्यू है। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई गलत प्रोजेक्शन मतलब डिलिबरेटली दे कि कुछ उससे कुछ नतीजा निकले। वी हैव डन आवर होमवर्क, डिटेल्ड एनालिसिस इंटरनली किया गया है, सारे सिनेरियोज को कंसीडर किया है, सारे क्रॉस करेंट्स, अनकंफर्टेबल डेवलपमेंट्स उसको सब फैक्टर किया है और उसके बाद हमने जो उसका प्रोजेक्शन हमने किया है। जहां तक एमएसएमई यूनिट्स और छोटे व्यापारियों का सवाल है, उसमें आपको अगर याद होगा ये जो पैंडेमिक पीरियड में हमने 3 बार, एक बार जनवरी बिफोर द पैंडेमिक जनवरी 2009 एक एमएसएमई सेक्टर के लिए एक रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया था और पैंडेमिक पीरियड में 2 स्कीम्स अनाउंस की। एक शायद लास्ट 2020 अगस्त में अनाउंस किया था एमएसएमई सेक्टर के लिए, और फिर पिछले साल जब सेकेंड वेव आई थी उस वक्त भी हमने एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ रिलीफ्स और कुछ रेजोल्यूशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स हमने अनाउंस किया था। उसके साथ साथ हम एमएसएमई के लिए आज के जो अनाउंसमेंट है, फॉर एग्जांपल हमने वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में जो लिमिट है उनका रिफाइनेंसिंग के लिए वो 1 करोड़ से 3 करोड़ तक हमने उसको नैक फ्रेमवर्क में उसको बढ़ा दिया है। और बाकी हमसे जो हो सकता है एज ए रिजर्व बैंक, एज ए सेंट्रल बैंक, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो या डिजिटल पेनिट्रेशन हो, उसमें बहुत सारे कदम लिए गए हैं। फाइनेंशियल पेनिट्रेशन में हम सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम 2024 तक कवर कर रहे हैं, जैसे कि हमने अनाउंस किया है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन साइड में भी काफी स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं और एमएसएमई साइड में भी जो हो सकता है हम ले रहे हैं। और आज भी हमने ये अनाउंस किया है कि जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव और हेल्थ केयर सेक्टर है उसका भी एक्सटेंशन, जो लिक्विडिटी विंडो उसको एक्सटेंड किया है। लार्ज कॉर्पोरेट्स जो है उनके पास कैश सरप्लस पोजीशन काफी है, लेकिन छोटे छोटे यूनिट्स जो है कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर में या हेल्थ केयर सेक्टर में, वो इससे ज्यादा फायदा उनको ही मिलता है। और वो हमारे साइड से लिया है, बाकी गवर्नमेंट साइड से तो उन्होंने कई सारे मेजर्स अनाउंस किए हैं। और वो सेंट्रल बैंक करेंसी की तरह बात जब कर रहे हैं तो मैं अपने हमारे सहयोगी कोलीग डिप्टी गवर्नर रविशंकर जी को रिप्लाई देने के लिए अनुरोध करूंगा। धन्यवाद गवर्नर। इंतजार था उस जवाब का। वो बड़ा सही सवाल था भाई। बजट में कहा गया था कि आरबीआई क्रिप्टो करेंसी, वो डिजिटल करेंसी लेकर आएगी इस साल। तो अब मेरे ख्याल से नीरज सुन रहे होंगे, हमें पास तो ऑडियो आ नहीं पा रहा है शायद। जैसे नीरज जुड़ेंगे तो पूछूंगा क्या जवाब वहां से आया। अच्छा, नीरज जी के पास एक और सवाल है, वापस चलते हैं। हैं या टेक्नोलॉजिकल चॉइसेस हैं, ये सब आगे जाके ये प्रूफ्स ऑफ कॉन्सेप्ट द्वारा टेस्ट करेंगे और जैसे बजट में अनाउंस किया गया है वैसे इंट्रोड्यूस करेंगे इस साल। सर कोई एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है क्या? नहीं, टाइमलाइन में ये क्वेश्चन को आई विल टेक दिस क्वेश्चन। टाइमलाइन नहीं देना चाहते हैं। जैसे कि डिप्टी गवर्नर रविशंकर जी ने कहा, बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ है, उसको मद्देनजर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये भी ऐड करना चाहता हूं कि हम जो भी कर रहे हैं बहुत ही केयरफुली कर रहे हैं। ये एक ऐसा चीज है जिसमें कि हम जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं। बहुत केयरफुली
कॉशियसली एग्जामिन करके इसको आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई सारे रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क है साइबर सिक्योरिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ काउंटरफीटिंग, तो उसको बिल्कुल मतलब प्रिवेंट करना चाहिए। तो इसीलिए ये एक नया मतलब प्रोडक्ट है। सारे सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड ओवर, जो भी सेंट्रल बैंक इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत कॉशियस प्रोसीड कर रहे हैं। हम भी विथ ड्यू केयर एंड कॉशन इसमें प्रोसीड कर रहे हैं। और जो टाइमलाइन मैं अभी स्पेल आउट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 2022-23 में जैसे कि बजट में कहा गया है, हम उसको मतलब उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद गवर्नर एंड गवर्नर महोदय। अब मैं आमंत्रित करूंगा स्वाति खंडेलवाल। ठीक बात। तो भाई क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, ज्यादा अच्छा वर्ड, डिजिटल करेंसी, वो जैसा बजट में कहा गया उस टाइम उस समय सीमा में लेकर आएंगे। किसी टाइम पे वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जैसा प्रॉमिस्ड है FY23 में वो शायद डिजिटल करेंसी का लॉन्च आपके सामने आ जाएगा। जहां तक इस पॉलिसी की बात है, दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं। अच्छा, स्ट्रीट डिवाइडेड थी। इस क्रिप्टो स्ट्रीट से मेरा मतलब है ये इकोनॉमिस्ट जिनसे हमारी चर्चा हो रही थी। मोटा एक तबका था जो कह रहा था कि कोई बदलाव नहीं होगा। एक तबका था कि भाई दरों में छेड़छाड़ होगी, और उसमें भी सब ये मान रहे थे रेपो रेट तो नहीं बदलेंगे, रिवर्स रेपो को इंच अप कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। कोई 10, कोई 15, कोई 20, कोई 40 बेसिस पॉइंट्स वो रिवर्स रेपो बढ़ाने की बात कर रहा था। और रिवर्स रेपो बढ़ा इसीलिए रहे थे कि वो शायद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक क्यू होगा कि अब हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पर वो क्यों नहीं आया, और अच्छी खासी वो डविश पॉलिसी आपके सामने। और दिखाइए जरा पहले निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पर पॉलिसी का अनाउंसमेंट। वो रेट्स की बात गवर्नर साहब ने अपने पॉलिसी जब डोल आउट कर रहे थे सुबह 10 बजे, जब जैसे ही करी, उससे पहले निफ्टी बैंक में खामोशी थी और एकदम से बढ़िया उछाल, बढ़िया मोमेंटम। वो देखिए सुबह का जो अपटिक था, खामोशी से मेरा मतलब था एकदम फ्लैटिश टेरिटरी पे गया, स्लाइटली इन रेड गया। और जैसे ही वो पॉलिसी की डिटेल सामने आई, वो डविशनेस का मैसेज सामने आया, देखिए निफ्टी बैंक में क्या आउट परफॉर्मेंस। 1.25% की गेंस के साथ निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ अब भी यही वो पैक है, पॉकेट है जो दरअसल लीड कर रही है। और अब दिखाइए जरा निफ्टी स्क्रीन पर। निफ्टी भी पॉलिसी से पहले 30-35 पॉइंट के दबाव में आ गया था। वो जो छोटा सा ब्लिप लाल लाल दिख रहा है आपको, एक लोएस्ट पॉइंट पे 35 पॉइंट का दबाव था। और फिर वो पॉलिसी के बाद बैंक्स चले और निफ्टी बैंक, अब वो जो निफ्टी जो नीचे था 35 पॉइंट, अब इस समय आपको 125 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो दिन के लो से 170-180 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी, अच्छा मार्केट इस समय। निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस, साथ में मेटल्स, साथ में रियल्टी, ये वो पॉकेट्स हैं जो बाजार की मदद कर रहे हैं। और रिकवरी कितनी हुई प्रिसाइसली दिन के लो से? 165 पॉइंट आपकी स्क्रीन पर और डिटेल्स आ गई। चलिए, निफ्टी बैंक की रिकवरी 550 पॉइंट की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जरा चलो सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत कर लेंगे। आज हमारे साथ होंगे ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब, तो उनसे जानेंगे मार्केट्स का मूड और साथ साथ उनसे सॉल्व करवाएंगे आज की तमाम क्वेरीज। सॉरी, ब्रेक पे जाते जाते वो एकदम से मैंने देखा महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो आपको बता दूं, जो मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं, एबिटा तो ऑलमोस्ट जैसे एक्सपेक्ट करा था, 1840 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने 1806 करोड़ का एबिटा है, ऑलमोस्ट इन लाइन वो एबिटा के आंकड़े आते हुए। मुनाफे का आंकड़ा बढ़िया है, रेवेन्यूज इन लाइन है, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स इन लाइन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुनाफे का आंकड़ा बढ़िया है, उसमें मुझे देखना होगा अदर इनकम कंपोनेंट या कुछ और तो नहीं, क्योंकि रेवेन्यूज ऑलमोस्ट इन लाइन है, एबिटा ऑलमोस्ट इन लाइन है, पर बॉटम लाइन जो है मुनाफे का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर देखने को मिल रहा है। पर ध्यान रखें, सारी ऑटो कंपनीज और खास तौर पे वो ऑटो कंपनीज
जो रूरल पे थ्रस्ट ज्यादा रखती हैं उनसे वैसे भी थोड़ी सी सबड्यूड परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन, पर ठीक है, वो सबड्यूड परफॉर्मेंस के बीच में आंकड़े बेहतर। अच्छा, 12% के मार्जिन की एक्सपेक्टेशंस, 11.8% पे मार्जिन, रिजल्ट्स इन लाइन ही लग रहे हैं मुझे, सिर्फ प्रॉफिट के आंकड़े को छोड़कर, जहां पे 1130 वाला एक्सपेक्टेशन के सामने ऑलमोस्ट 1800 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी का जो जंप है उसके पीछे रीजन क्या है, बस ये जानने की जरूरत है। बाकी इन लाइन नंबर्स, क्विकली छोटा सा ब्रेक। महिंद्रा एंड महिंद्रा इस समय दिन के हाईज 3/4% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ। आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में। राजेश अग्रवाल साहब कोलकाता से होम कैपिटल के आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। राजेश सर, स्वागत है आपका। और एक बार पहले वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स, इन लाइन नंबर्स मैंने कहे थे, लेकिन प्रॉफिट्स के आंकड़े में जो जंप देखने को मिल रहा है ये जानने की जरूरत है वो क्यों इस तरह का जंप आया। तो स्टैंड अलोन में पिछले 2 क्वार्टर्स, यानी कि लास्ट क्वार्टर और पिछले साल का यही क्वार्टर एक्सेप्शनल लॉसेस थे, इस बार नदारत थे। कंसोलिडेटेड में देखूंगा तो इस बार एक्सेप्शनल गेन्स है और ये कंपैरिजन वाले क्वार्टर्स में एक्सेप्शनल लॉसेस थे। तो शायद वो रीजन है कि प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़े में जंप, अदरवाइज रेवेन्यूज, जैसे मैंने कहा था, इबीटा परफॉर्मेंस, इबीटा मार्जिन्स टैड इन लाइन, ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, पर हाँ, प्रॉफिट में अच्छा उछाल। चलिए क्विकली अब जरा सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। बीच बीच में राजेश जी से बातचीत करते रहेंगे अपन लोग बाकी की। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। ये कैसी लगी पॉलिसी आपको? सरप्राइजिंगली जरूरत से ज्यादा डविश? गुड आफ्टरनून आशीष जी। हमें कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो कमाई के अड्डे शुक्रवार को वहाँ मैंने क्लियरली कहा था कि हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि इस मीट में कोई भी बदलाव होगा। तो अनएक्सपेक्टेड लाइन थी, आई वुड से, जैसा कि हमने उस दिन चर्चा करी थी आपके साथ और हर्षदा के साथ, सेम टू सेम वही हुआ, कोई बदलाव होकर के तो नहीं पॉलिसी आया। में बदलाव नहीं, लेकिन हाँ, कमेंट्री में थोड़ा- इतनी डविश एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? बिल्कुल, मैंने कहा था कि अभी इस वक्त ना सरकार ना आरबीआई ये चाहेगी नहीं कि जो ग्रोथ का इंजन आहिस्ता आहिस्ता से तूल पकड़ रहा है वो अचानक से रुक जाए। एक बार थोड़ी गाड़ी पटरी पर आती है, उसके बाद आरबीआई डेफिनेटली कोई ना कोई कदम उठाएंगे। बट इस वक्त मुझे नहीं लगता कि वो उठाना चाहते थे या उठाएं, मैंने नहीं उठाया, वो तो जाहिर सी बात है, अब तो हो गया। इस वक्त वो इसको रोकना नहीं चाहेंगे। जो इकोनॉमी की रफ्तार धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, उसे रोकना वो सब मैंने उन्हें उचित नहीं लगा होगा। तो इस समय ग्रोथ पे फोकस, वो क्लियरली उनके स्टेटमेंट में भी विजिबल था। और जब उन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स अपने दिए थे, जब वो स्टेज प्रमाइज सेट कर रहे थे कि पैंडेमिक, ओमाइक्रॉन, फिर से कंसर्न्स, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, हेडविंड्स की जो बात कर रहे थे, उससे लग रहा था भूमिका बंद रही थी धीरे धीरे, और बिल्कुल वो डविश पॉलिसी, और इसीलिए मार्केट्स का एक बढ़िया रिएक्शन। जो कुछ लोग जो नॉर्मलाइजेशन की, राजेश सर तो नहीं, उनका होम कैपिटल तो नहीं, लेकिन जो लोग नॉर्मलाइजेशन के कुछ इंडिकेशंस की तरफ बढ़ रहे थे, उनके लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज कह लीजिए, और शायद इसीलिए भी आप अच्छा मूव बाजार में आता हुआ देख रहे हैं। आज क्योंकि समय कम है, 2 ही क्वेरीज ले पाऊंगा, तो आज मैं जाऊंगा दोहा कतर और मिर्जापुर। पहले जा रहा हूं दोहा कतर, और ऑन्ड्रिला दास जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मैम गुड आफ्टरनून। दोहा में भी गुड आफ्टरनून ही हो रहा है क्या, या अभी गुड मॉर्निंग हो रहा होगा? जी, दोहा में गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। दोहा में बैठ Good के आप morning. इंडियन मार्केट ट्रैक करते हो? जी, पहले तो मैं इंडिया में रहती थी, तो इसीलिए वहीं से सीखा थोड़ा हाँ। बहुत, फ्रेंड्स लोगों से मदद लेके, हाँ। तो इसीलिए। तो फिर यहां से वहां कैसे पहुंच गए मैम? जी, मैं कतर एयरलाइंस में काम करती हूँ, तो मैं अभी फिलहाल दोहा में ही रहती हूँ। अरे वाह। और एविएशन के क्या हाल है? एविएशन की हाल तो आपको पता ही है, पर फिलहाल अभी सुधर रहा है। हमारे यहाँ तो दिक्कत है, कतर एयरलाइंस के साथ भी दिक्कतें हैं क्या, कि सब ठीक हो गया है? नहीं, वहाँ पे यहाँ पे इनके पास तो काफी ज्यादा दे आर वेल ऑफ, तो एयरलाइंस यहाँ पे फिलहाल ठीक है। आपको तो पता ही है इंडिया में क्या हाल है, पर कतर एयरलाइंस में फिलहाल सब ठीक है। अरे वाह, बढ़िया। ऑन्ड्रिला मैम, कहाँ दिक्कत आ रही है? राजेश सर के लिए पहली क्वेरी क्या?
सर एक्चुअली मुझे वो यही सवाल था कि बजाज ऑटो का जो 3660 का कॉल ऑप्शन था वो मैंने लिया हुआ है 78 के रेट पे, बट अभी काफी गिर गया है तो मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए उसके साथ। तो मैम ये क्यों लिया था हमने कुछ रिजल्ट का प्ले समझ के लिया था? कोई स्पेसिफिक रीजन के चलते आप इस कॉल को राइड कर रहे थे इस एक्सपायरी के? जी सर, मैं आपका चैनल फॉलो करती हूँ जब हाँ। भी वक्त मिलता है, हाँ। तो वहीं से लास्ट वीक देख के मुझे लगा था कि इट वुड डू बेटर, तो ये बट कॉल रिकमेंड करा गया था क्या? हाँ जी, ये रेकमेंड किया गया था तो वहीं से मैंने इस पे 4th ऑफ फेब को शायद तो मैंने लिया था। फिर ज्यादा समझ नहीं है तो मुझे लगा आप लोगों से पूछ लूं क्या करना चाहिए। आई एम श्योर उस रिकमेंडेशन के साथ एक स्टॉप लॉस जरूर होगा मैम, है ना? वो हाँ नहीं हाँ, लगाया स्टॉप लॉस आपने जरूर था। क्योंकि 78 की बाइंग हाँ मेरे ख्याल से, ये तो डायरेक्टर साहब दिखा सकते हो कि 3660 का कॉल, मैं स्टूडियो में आ रहा था तब मैंने देखा था, मेरे ख्याल से आधा हो चुका था, है ना? आधा हो गया ना मैम? हाँ जी, हाँ जी। राजेश सर क्या करें? तो एग्जिट कर लेना चाहिए हाँ या फिर रहना चाहिए, समझ ये गया, मतलब सवाल आप था। रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अब एक्सपायरी अभी तो फिर भी लकीली दूर है, लेकिन ये कॉल थोड़ा दूर का हो गया। 3560 3570 पे कैश में ट्रेड कर रहा है शायद, और 3660 का कॉल लिया हुआ है। राजेश सर, कुछ दिनों से ऑटो हरकत में आए, बजाज ऑटो कल भी एक अच्छा परफॉर्मर बना, पर ऑन्ड्रिला करे क्या? इस 36 से 3660 के कॉल को राइड करना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से इन्हें निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो टाइम वैल्यू है वो एक एक दिन करके कम होता जाएगा, और जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक होते जाएगी ये कॉल गलता जाएगा। तो आपका ये रिकवरी होने में मुझे कोई आसार वैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बजाज ऑटो की कंपनी है, जो आपने कहा कि ऑटो में रिकवरी आई, मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार कंपनी है। 2 व्हीलर में वो बहुत एग्रेसिवली न्यू लॉन्चेस कर रहे हैं, 3 व्हीलर्स में मार्केट अच्छा है, एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छा है। मंथ ऑन मंथ 2 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हो रही है। 17-18 हज़ार रुपया कैश बैलेंस है कंपनी के पास। तो मैं समझता हूँ हर पायदान पे खरी उतरती है। मैंने यही राय दूंगा कि ये कॉल वॉल ना करके ये डिलीवरी ले लें स्टॉक का, जितना भी इनकी फंड्स अलाउ करते हों, और उसको राइड करें। तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर स्ट्रेटजी होगी। कॉल वगैरह प्योरली ट्रेडिंग का आइडिया है, जिसे आप सारा दिन ट्रैक करना होता है, या फिर कम से कम स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करना पड़ता है। तो निवेशकों के लिए यही राय रहेगी कि आप सीधे सीधे कैश मार्केट में खरीदें और अपनी उसको राइड करें। बजाज ऑटो एक बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट की कंपनी है, और इन्वेस्टमेंट लाइक कंपनी है, और मैं समझता हूँ लंबी अवधि में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। हमारा अनुमान कम से कम 4300 से 4500 तक का है आने वाले 6 से 9 महीने में। ऑन्ड्रिला मैम, एक्चुअली एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए नेकेड कॉल्स, है ना? वो सॉरी उस कॉल के लिए, पर आई एम श्योर जिसने भी रिकमेंड करा होगा उसने स्टॉप लॉस जरूर मेंशन करा होगा। ये तो आधा हो गया है, इसमें बेटर है एग्जिट करें। और आप अग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो, बहुत कीनली स्क्रीन को वॉच नहीं करते हो, तो बेहतर है कि डिलीवरी लेके अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, उसके थ्रू हम इंडियन इक्विटी मार्केट्स की जर्नी को एंजॉय करें। पर मैं क्विकली मिर्जापुर जा रहा हूं, मधुलीला मिश्रा मैम जुड़ती हुई। मधुलीला मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आप क्या करते हो मैम? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? वेरी गुड आफ्टरनून सर। यस मैम, आप कब से शेयर बाजार में हो मैम? सर अभी मैं बस ये 1.5 महीने 2 महीने से हूँ। अच्छा, अभी अभी एंटर करा है? जी जी जी। किस रीजन से आए शेयर बाजार में मैम? कोई करता है घर पे, या आपको हमेशा से पसंद था? कैसे शुरू हुआ ये जर्नी? मेरे हस्बैंड हैं, हाँ। उसके एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। हाँ। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप शेयर बाजार से जुड़िए। तो अभी स्टॉक आप खुद अपने चुन रहे हो मैम, कि कोई मदद कर रहा है? नहीं सर, हस्बैंड ही देखते हैं। हाँ। अच्छा, अरे एक बात बताओ, आपकी क्वेरी पे आऊं उससे पहले, ये मिर्जापुर एक वेब सीरीज आई थी, ये मिर्जापुर में ऐसे ही होता है जैसे वेब सीरीज में दिखाया था? एक्चुअली सर हाँ, पहले होता होगा, अभी तो फिलहाल सब मोदी के राज में सब ठीक है। अच्छा मैम, आपका सवाल पूछो आप। सर मैंने एनसीसी का 1400 शेयर लिया था 7246 पर। हाँ। एनसीसी के। एनसीसी तो अभी हाँ। जी हाँ। तो अभी मुझे ये जानना है कि उसको मैं क्या करूं, रखूं कि क्या करना है उसके साथ? नहीं, तो ये अपन ने ट्रेडिंग का मन बनाया था, छोटे समय के लिए लिया था, ऐसा? जी जी जी। भाई राजेश सर, ये 3-1 महीने वाला मामला है। एनसीसी का स्टॉक लिया, इनकी बाइंग के पास ही खड़ा है, 1-1.5 रुपए के आसपास नीचे होगा शायद, पर ये ठंडा पड़ा हुआ है स्टॉक, और कहना चाहिए ठंडा क्या, थोड़ा वीकनेस के साथ ही है दिन पर दिन। क्या करें स्टॉक में, एनसीसी में चलेगा क्या?
देखिए अगर इनकी छोटी अवधि का नज़रिया है, ट्रेडिंग का नज़रिया, मैं समझता हूँ 68 रुपये का इन्हें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 68 रुपये टूटे तो निकल जाना चाहिए। बट लंबी अवधि में हमारा अनुमान है ये 85 के टारगेट के साथ रख सकती हैं अगर इन्हें समय की पाबंदी ना हो तो। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, दिसंबर तिमाही में भी नए ऑर्डर्स बहुत अच्छे आए थे। जो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास करके रेलवे और वैसे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोड़ दिया गया है, जो केपिक्स का एलोकेशन दिया गया है, उससे इन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। खास करके जल से नल से जल वाला जो मिशन है उसमें भी, क्योंकि जल में भी वाटर में भी बहुत अच्छा काम करती है। मैं समझता हूँ लंबी अवधि के लिए 85 रुपये का टारगेट है, बट चूँकि सिर्फ ट्रेडिंग का नज़रिया है तो आप 68 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो रखें, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें अगर ट्रेडिंग का ही मन है। और ये वाकई ये जो जल से नल, नल से जल, ये जब बोलते हैं तो हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, फिर लॉजिक लगता है, हाँ नल से जल तो याद आता है। राजेश सर हमेशा मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। लेकिन थैंक यू सो मच मधुरिला मैम, ऑन्ड्रिला मैम जुड़ने के लिए। राजेश सर बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज, थोड़ा सा पैचअप होने में टाइम लग गया इसलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा जल्दी शो में कि राजेश सर से सुना था बातचीत नहीं हो पा रही, थोड़ी आज डिटेल में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार हर्षदा लेकर आएंगी मिड कैप मंथ।